मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में CFT के बारे में अध्ययन किया है, आज उसी कड़ी में हम इसकी अंतिम कड़ी का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है एप्लीकेशंस ऑफ CFT एंड लिमिटेशंस ऑफ CFT। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के उपयोग क्या हैं, उसके यूज क्या हैं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है इसका एप्लीकेशन पार्ट, कि CFT के मुख्य उपयोग क्या हैं। बिल्कुल सिंपल, हम इसके बारे में ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका लास्ट में अपन एक बार ये रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि फर्स्ट जो यूज है, एप्लीकेशन है CFT का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, वो है अपना एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या हम CFT के आधार पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल, क्योंकि CFT में D कक्षकों का विभाजन किस प्रकार से होता है, क्रिस्टल की ज्यामिति के अनुसार हमने उसका अध्ययन किया है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि जैसे हम लें ऑक्टाहेड्रल केस, तो ऑक्टाहेड्रल केस में हमारे पास में ये दो सेट बनेंगे, जिसको हम कहेंगे 3 कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर के, 2 कक्षक आपके उच्च ऊर्जा स्तर के, इनको कहेंगे हम T2G, इनको कहेंगे हम EG। हमारा यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो है कि इसमें हम चुंबकत्व की व्याख्या कैसे करेंगे, चुंबकीय गुणों की व्याख्या कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भरा जाएगा। बिल्कुल सिंपल कि यदि आपका वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रॉन आपका इस प्रकार से इनके अंदर भरा जाएगा। पहले आपका एक एक इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में जाएगा, उसके बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ जाएगा, यानी कि D5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर T2G3 एंड EG2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन उसके बाद में जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना यहाँ पर कि D6 के अंदर इसका पेयरिंग प्रारंभ होगी। और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये इस केस में तो पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक कौन सी सिचुएशन रहेगी, किस विन्यास में रहेगा। बिल्कुल सिंपल कि यदि हमारे पास में D0 और यदि हमारे पास में D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमारे पास जो संकुल यौगिक होगा वो अपना डाईमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय प्रकार का होगा, डाईमैग्नेटिक इन नेचर होगा। D0 क्योंकि उसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जब अपन सूत्र के द्वारा निकालते हैं, सूत्र क्या है अपना, म्यू बराबर √n × n+2 बोर मैग्नेटोन, इसके आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं। तो n बराबर है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या D0 में 0 कोई भी नहीं है, D10 0 कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डाईमैग्नेटिक नेचर के संकुल यौगिक होंगे, जिनके अंदर इस प्रकार का विन्यास कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा। उसके बाद ये था वीक फील्ड के केस में। लेकिन यदि हम यहाँ पर इसी को लेते हैं टेट्राहेड्रल के केस में, तो टेट्राहेड्रल केस में भी हम जानते हैं कि इसमें फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि लिगेंड दुर्बल क्षेत्र का हो या लिगेंड प्रबल क्षेत्र का हो। दोनों ही परिस्थिति में सबसे पहले कि टेट्राहेड्रल केस में इनका विभाजन इस प्रकार से होगा, नीचे आपके आएंगे EG कक्षक और ऊपर होंगे आपके T2G कक्षक। क्यों होंगे, इसका रीज़न अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जैसा कि वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों ही केस में ये इलेक्ट्रॉन आपके 1 बाय 1 करके ही भरे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेट्राहेड्रल केस में भी आपका D0 एंड D10 जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका प्रतिचुंबकीय प्रकार का होगा, कि उस स्थिति में संकुल यौगिकों में प्रतिचुंबकीय प्रकार के संकुल यौगिक बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। यदि हम इसके आधार पर मान निकालेंगे तो वो D0 के लिए
म्यू का मान 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार हम इधर ऑक्टाहेड्रल केस की बात करें कि यदि लिगेंड का फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, प्रबल क्षेत्र हो, तो जैसा हम पढ़ चुके हैं कि ये विभाजन जो होगा डी कक्षकों का वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 2 3 वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 के बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आपका यहीं पर आएगा, अर्थात जो पहले आपका आया T2G3 एंड EG0, लेकिन जैसे D4 आ जाएगा ये T2G के अंदर 4 हो जाएंगे, यानी EG के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पेयरिंग ऊर्जा का मान, युग्मन ऊर्जा का मान, एनर्जी का मान कम होगा डेल्टा O की तुलना में, अर्थात इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे गए तो सबसे पहले होगा D0 कॉन्फ़िगरेशन, जिसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो, वो आपका डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा। दूसरा होगा D6, क्योंकि यहाँ पर एक एक भरे जाएंगे तो D6 में भी T2G 6 हो जाएंगे और उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। उसके बाद होगा D10, अर्थात ये 3 संकुल यौगिक ऐसे होंगे जिनमें इस प्रकार का D6, D0, D6 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो वे संकुल यौगिक आपके प्रति चुंबकीय प्रकार के होंगे। शेष सभी इसके अलावा D1 से लेकर के D5 और D7 से लेकर D9 तक के जितने भी आपके संकुल यौगिक होंगे जिनमें इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा, वे सारे के सारे पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। ये तो हुआ नंबर 1 की चुंबकत्व की व्याख्या हम CFT के आधार पर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस केस में एक बिंदु था आपका कि कब Cn- अगर लिगेंड उपस्थित है तो प्रबल क्षेत्र का होने की वजह से बॉक्स डायग्राम में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसको वो हुंड के नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों को युग्मित होने के लिए बाध्य कर देता है। ऐसा नहीं है, वहाँ उसका VBT ये बताने में असमर्थ था कि क्यों कर देता है। या हम CFT के आधार पर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर के कक्षक में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? युग्मन ऊर्जा की तुलना में डेल्टा O का मान ज़्यादा होने के कारण। उसके पश्चात जो नेक्स्ट पॉइंट अपना वो है इसके अंतर्गत कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या हम इस CFT के आधार पर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है इसमें भी कि जैसे कि कक्षकों का ये विभाजन हुआ तो ऑक्टाहेड्रल केस की बात करें, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है किसके अंदर, टाइटेनियम का जो संकुल यौगिक है ये इस प्रकार से। तो टाइटेनियम का संकुल यौगिक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट होकर के इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो ट्रांजिशन हो जाएगा इसमें T2G1 EG0 से अपना हो गया T2G0 एंड EG1। इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन जो तरंग दैर्ध्य की रेडिएशन ये ऑब्जर्व करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है, और इससे कहते हैं हम DD ट्रांजिशन। तो संकुल यौगिकों के रंग मुख्य रूप से 2 कारण से होते हैं जिसको हम समझा सकते हैं। पहला बिंदु था आपका DD ट्रांजिशन, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसका हमें प्राप्त होगा। और इस केस के लिए हमने टाइटेनियम का एग्जाम्पल लिया कि टाइटेनियम H2O6+3 कॉम्प्लेक्स आयन ये आपका पर्पल कलर का होता है। क्यों होता है? उसका उत्तर बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि इसमें इस प्रकार से DD ट्रांजिशन पाई जाती है। तो VBT के आधार पर संकुल यौगिकों में पाए जाने वाले इस DD ट्रांजिशन को हम नहीं समझा सकते हैं कि उसमें रंग क्यों होता है। संकुल यौगिकों की चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, उसकी आकृति यानी ज्यामिति की व्याख्या कर सकते हैं VBT के आधार पर, लेकिन CFT के आधार पर हम ये कि संकुल यौगिकों में रंग क्यों होते हैं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके पश्चात एक दूसरा जो पॉइंट है वो है इसका चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के आधार पर भी हम रंग की व्याख्या कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स संकुल आयन ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है MnO4-, इसी प्रकार से Cr2O7 डाइक्रोमेट, इसी प्रकार से एक क्रोमेट आयन है आपका CrO4-2, इनमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +6, इसमें +6, जबकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है D0, अर्थात इनके पास में कोई भी D इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण कि वो ऊर्जा का अवशोषण करके नेक्स्ट उच्च ऊर्जायुक्त कक्षकों में जाए, प्रोन्नत हो जाए। तो यहाँ पर D इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण भी ये रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? को हम आवेश जो ट्रांसफ़र
स्पेक्ट्रा है उसके आधार पर समझा सकते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र जो स्पेक्ट्रा है उसके आधार पर इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आवेश के मान में वृद्धि होती है यौगिक रंगीन हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। जैसे सपोज करें यहाँ पर कि टाइटेनियम +4 है तो वो कलरलेस होता है, लेकिन वेनेडियम +5 यानी इसमें 4 आवेश का मान बढ़ गया तो ये ऑरेंज येलो कलर का पाया जाता है। क्रोमियम +6 ये ऑरेंज कलर का है और Mn+7 ये पर्पल कलर का है। तो इस प्रकार से हम CFT के आधार पर हम इन दो बिंदुओं का मुख्य रूप से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। नंबर 1 की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्सेस की एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 2 हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रंग का, कॉम्प्लेक्स में पाए जाने वाले रंग का। उसके पश्चात इसका अंतिम पार्ट है कि लिमिटेशंस क्या है, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनको हम CFT के आधार पर नहीं समझा सकते। पहला बिंदु है नेचर ऑफ बॉन्ड कि बंध की प्रकृति। CFT जैसा कि हम जानते हैं ये मानती है कि मेटल और लिगेंड के बीच पाया जाने वाला ये जो बंध है, बॉन्ड है, वो आयनिक प्रकार का होता है, अर्थात 100% आयनिक नेचर का होता है। जबकि यदि हम ESR के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्टडी करें इस बॉन्ड की तो हम पाते हैं कि इसके अंदर 70% आयनिक करैक्टर पाया जाता है और 30% इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर पाया जाता है। तो पहला बिंदु तो ये था कि CFT के आधार पर हम इस बॉन्ड की नेचर को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो लिमिटेशन थी इसकी कि इसके अंतर्गत हमने केवल d ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कशन किया है कि d कक्षकों का इस प्रकार से विभाजन हो जाता है, इस प्रकार से ये उच्च ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हम विभिन्न गुणों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें S कक्षकों का और P कक्षकों का भी योगदान होता है। तो S कक्षकों का और P कक्षकों का क्या योगदान होता है का स्पष्टीकरण हम CFT के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा बिंदु हुआ। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बंध सामर्थ्यता की व्याख्या हम इसके आधार पर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा जो बनेगा। और अंतिम जो लिमिटेशन है इसकी कि जो लिगेंड है उनकी सामर्थ्यता के बारे में हम CFT के आधार पर कोई स्पष्टीकरण पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं। हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का निर्माण किया। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को हम पूरी तरह से CFT के आधार पर एक्सप्लेन करने में असमर्थ हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए अपन कि H2O जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन लिखते हैं तो उसमें वाटर जो है वो प्रबल क्षेत्र के लिगेंड यानी कि आपका बाईं ओर आता है और उसके बाद में OH कई स्थान छोड़ने के बाद में OH- आयन आता है। तो CFT के आधार पर क्या होना चाहिए, CFT जो मेन कॉन्सेप्ट है CFT का वो ये है कि ये बिंदु जो आवेश है या नेगेटिव पार्ट है उनके बीच में ज़्यादा आकर्षण होना चाहिए, और ज़्यादा आकर्षण होना चाहिए तो ये मेटल के पास में अधिक नज़दीक पहुंचने चाहिए। इसका जो CFSE का मान है वो ज़्यादा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों नहीं होता है का स्पष्टीकरण हम इस CFT के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 इसकी लिमिटेशन थी CFT की। स्टूडेंट से सभी से आग्रह है कि इसका लेसन का अध्ययन करें और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी संदेह उनको हो तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना सवाल लिखकर डाल सकते हैं, जिसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। इसके पश्चात हम इस यूनिट नंबर 2 का दूसरा लेसन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस का अध्ययन हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।